देखिए दोस्तों, कम बजट है लेकिन घर बनाना है, या फिर ऐसी कंडीशन है कि आपको घर बनवाना है पर घर बनाते समय आपको कुछ पैसे जो है वो बचाने हैं। ऐसे में आज का ये वीडियो आपके काफी ज्यादा काम में आ सकता है, क्योंकि इसमें कुछ पैसे नहीं बचेंगे बल्कि लाखों रुपए की आपकी बचत हो सकती है। क्योंकि जब भी घर बनाने की बात आती है तो शुरुआती वक्त में कुछ चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती है। धीरे धीरे करके जब हमें इन चीजों के बारे में पता चलने लगता है तब तक तो काम हो जाता है और पैसे भी खर्च हो जाते हैं। तो अगर शुरुआती वक्त में आप इन चीजों को ध्यान में रख के काम करते हो तो डेफिनेटली आपके काफी पैसे बच सकते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपकी घर बनाने की लागत को कम कर सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है आपके घर का नक्शा, यानी कि आपके घर का प्लान। देखिए दोस्तों, बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि अरे एक छोटा घर बनाना है, नक्शे की क्या जरूरत है। और वहां पर कुछ ठेकेदार आपको ऐसा भी सजेशन दे सकते हैं कि भाई प्लान लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमने इतने सारे घर बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब भी आप अपने घर का प्लान बनाते हो तो वो काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि आगे आने वाली सभी चीजें इस एक प्लान के ऊपर डिपेंड होती है। सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है आपके घर का बजट। जब भी आप बिना प्लान के अपने घर को बनाते हो तो आपका बजट बिल्कुल भी डिसाइड नहीं रहता है। आगे चल के जो खर्च आपने पकड़ा है उससे भी ज्यादा खर्च आपको आ सकता है। अगली दिक्कत यह हो सकती है कि बिना प्लान का जब घर बनाया जाता है तो रूम के जो साइज है वो प्रोपोर्शन में नहीं रहते हैं। कहीं पर जगह कम छूट जाती है, कहीं पर ज्यादा छूट जाती है। अननेसेसरी जगह पर आपको ज्यादा जगह जो है वो वेस्ट होने की दिक्कत दिखाई देती है। जैसे कि आपके जो पैसेजेस होते हैं या फिर आपकी जो बालकनी होती है, पोर्च होते हैं, वो काफी बड़े अगर आप बना देते हो तो ऐसे में आपका स्पेस जो है वो वेस्ट हो सकता है। तो इसीलिए आपको प्रोपोर्शन के हिसाब से जब आप प्लान को बनाते हो तो इसके काफी फायदे होते हैं। जैसे कि आपका जो घर है वो रहने में काफी कंफर्टेबल होता है। जिन घरों का प्रॉपर प्लान बनाया जाता है, सटीक तरीके से प्लान बनाया जाता है, तो हर एक स्क्वायर फीट जगह जो है वो आपके यूज में आ जाती है। इसी वजह से आपका घर बड़ा भी दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है। और आगे चल के भविष्य में आपको कुछ चीजें बनवानी है, जैसे कि ऊपरी मंजिल पे अगर आपको रूम वगैरह बनाना है, जीने की जो प्लेसमेंट होती है, किचन का साइज है, बाथरूम का साइज है, पैसेजेस है, ऐसे छोटी से छोटी चीज का ध्यान आपके प्लान में रखा जाता है, जिससे कि आपको भविष्य में कोई तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ती है। या फिर आपको ऐसा नहीं लगता है कि अरे भाई ये रूम तो बना लिया, ये चीज रह गई, वो चीज रह गई। तो ऐसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होती है। यानी कि आपके कंफर्ट के लिए और आपके बजट के लिए आपको प्लान जरूर बनवा लेना चाहिए। और रही बात प्लान बनवाने की, तो आपके एरिया में जो आर्किटेक्ट है या फिर जो इंजीनियर है उनके पास से आप अच्छा प्लान बना सकते हो। आपकी जो कोई भी रिक्वायरमेंट है आप उन्हें पहले जाकर बता दीजिए कि आपको 1 BHK प्लान चाहिए या फिर 2 BHK चाहिए, या फिर आपकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोगों को रेगुलर साइज से थोड़ा सा बड़ा हॉल चाहिए होता है, या फिर कुछ लोगों को किचन का साइज अलग चाहिए होता है। तो ऐसी जो कोई भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पोर्च कितना चाहिए, आपको गाड़ी वगैरह लगाने के लिए कितनी जगह चाहिए, प्लॉट में कितना खाली स्पेस छोड़ना है, ऐसे सभी चीज़ों के बारे में आपको एक बार आपके इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट से डिस्कस कर लेना चाहिए और उसी हिसाब से आपको प्लान बनवा लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक सिंपल प्लान अगर आप बनाने के लिए जाते हो तो आपको 1,500 से लेकर 2,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। पर यही 1,500-2 हज़ार रुपए का जो प्लान है वो आपके लाखों रुपए डेफिनेटली बचा सकता है। आपके जरूरत के हिसाब से आप बाकी प्लान भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च आता है। जैसे कि आपके घर का RCC स्ट्रक्चर है, उसके बाद में जो एलिवेशन होता है या फिर जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होते हैं, प्लम्बिंग ड्राइंग होते हैं, आपके जरूरत के हिसाब से आप ले सकते हो। पर एक बेसिक प्लान लेना तो काफी जरूरी होता है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है घर के एलिवेशन के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, घर बनवाना है तो वो दिखना भी अच्छा चाहिए। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि ओवर एलिवेशन की तरफ चले जाते हैं। उन्हें लगता है जितना ज़्यादा डिज़ाइन होगा, जितना ज़्यादा हम कलर अपने घर को करेंगे, उतना ही हमारा घर जो है वो काफ़ी प्रीमियम दिखाई देगा। पर देखिए दोस्तों, असल में होता यह है कि अगर आप ज़्यादा डिज़ाइन कर लेते हो तो ये ओवर डिज़ाइन जो है वो आपके घर का लुक जो है वो डाउन कर देता है। और उसके ऊपर जब आप ज़्यादा अलग अलग टाइप के कलर का इस्तेमाल करते हो, यानी कि 2-3 कलर से ज़्यादा जब कलर आपके एलिवेशन में हो जाते हैं, तो इससे आपके घर का लुक जो है वो प्रीमियम दिखाई नहीं देता है। तो जब भी बात आती है प्रीमियम लुक की, तो आपको एक सिंपल और एक मॉडर्न टाइप का जो एलिवेशन है उसे सिलेक्ट करना चाहिए, जिसमें कि ज़्यादा हेवी डिज़ाइन भी नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम इस पॉइंट के बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं कि जब भी आप हेवी डिज़ाइन की तरफ जाते हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा खर्च आता है। जाहिर सी बात है, वो जो हेवी डिज़ाइन है वो या तो आप अपने ईंटों का इस्तेमाल करके बनाते हो, कुछ RCC मेंबर्स को बढ़ाते हो, या फिर MS में इस तरह की हेवी डिज़ाइन को किया जाता है,
या फिर कुछ लोग जो है प्लास्टर में भी इस तरह की हेवी डिजाइन को बनाते हैं। तो ओवरऑल ऐसी चीजों की वजह से आपका जो खर्च है वो बढ़ जाता है। अब जब आप मॉडर्न घरों को देखते हो तो वहां पर एकदम सिंपल डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अब वहां पर सिर्फ पैसों को ध्यान में नहीं रखा जाता है बल्कि लुक की तरफ भी ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे में अगर आप सिंपल और मॉडर्न डिजाइन की तरफ जाते हो तो इससे आपका घर अच्छा भी दिखाई देगा और आपको खर्च भी कम आएगा। और इस तरह के जो सिंपल एलिवेशन वाले घर होते हैं वो जल्दी आउटडेटेड भी दिखाई नहीं देते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फायदे इस चीज के आ जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, घर बनाते समय और भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, जैसे कि आपके फाउंडेशन से लेके आपके कलर तक हर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसके बारे में अगर आपको पहले से ही पता होगा तो आपके काफी ज्यादा पैसे जो है वो बच सकते हैं। तो इसीलिए हमने बनाया है घर निर्माण ई बुक, जो कि घर निर्माण के हर एक स्टेप में आपके साथ होगा। अगर आप इस ई बुक को बाय करना चाहते हो तो पिन कॉमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, वहां पर जाकर आप इस ई बुक को बाय कर सकते हो। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप घर बनवाने जा रहे हो तो कुछ पोर्शन जो है वो आप अपने घर का फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बना सकते हो। जरूरी ये नहीं कि आप हर एक रूम जो है अपने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बनाओ। अगर आप अपने ऊपरी मंजिल के ऊपर कुछ रूम को बना लेते हो तो इससे फायदा ये होगा कि आपका जो फाउंडेशन का कॉस्ट है वो यहाँ पर सेव हो जाता है। कुछ जगह पर तो ऐसा भी देखने में आया है कि लोग जो है ग्राउंड फ्लोर पे 1000 स्क्वायर फीट एरिया जो है उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और जो फर्स्ट फ्लोर होता है वहां पर 500 से लेके 700 स्क्वायर फीट एरिया जो है उसे बना लेते हैं। अब इतना एरिया अगर आप ग्राउंड लेवल पे बना देते हो तो आपको जगह ज्यादा लगती है और इससे आपका फाउंडेशन कॉस्ट भी बढ़ जाता है। पर वहीं पर जब आप 1000 स्क्वायर फीट नीचे और 500-700 स्क्वायर फीट ऊपर के तरफ बनाते हो तो इससे आपका 500-700 स्क्वायर फीट का जो फाउंडेशन कॉस्ट है वो काफी ज्यादा सेव हो जाता है। उसके बाद में इस तरह के घर जो है वो दिखने में भी काफी बड़े दिखाई देते हैं, एक प्रीमियम लुक जो है वो आपके घर को मिलता है। तो अगर पॉसिबल है तो आप ऊपरी मंजिल जो है उसके ऊपर कुछ रूम बना सकते हो, जिससे कि आपका फाउंडेशन का कॉस्ट जो है वो सेव हो सकता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपके घर का काम करते समय आपके बजट के ऊपर काफी इफेक्ट डाल सकता है और क्वालिटी के ऊपर भी। देखिए दोस्तों, जब भी हम घर का काम देते हैं तो 2 तरीके से लोग अपने घर का काम देते हैं। या तो वो होलसेल किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेते हैं और उन्हें अपने घर का काम दे देते हैं, जो कि लेबर को और मटेरियल दोनों चीजों को मैनेज करने का काम करते हैं। इसमें आपका थोड़ा सा ज्यादा खर्च आता है, पर इसका फायदा यह है कि बाकी चीजों का आपको टेंशन नहीं होता है, जैसे कि लेबर को मैनेज करना जो कि काफी डिफिकल्ट होता है और मटेरियल को भी मैनेज करने की आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको सिर्फ आपके प्लान के हिसाब से काम जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्टर करके देते हैं। वहीं पर दूसरा तरीका होता है जिसमें कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर को आप हायर करते हो और मटेरियल की जिम्मेदारी आपकी होती है, यानी कि लेबर को मैनेज करने का काम एक ठेकेदार करते हैं और आप उसे मटेरियल ला के देते हो। अब देखिए दोस्तों, जो विथ मटेरियल काम होता है जिसमें कि ठेकेदार आपका मटेरियल और लेबर दोनों को मैनेज करते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ज्यादा खर्च आता है। वहीं पर जब आप खुद से मटेरियल ला के देते हो और किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हो तो वहां पर आपको थोड़ा सा कम खर्च आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पर देखिए दोस्तों, इन दोनों तरीके में से किसी एक तरीके को फाइनल करने से पहले आपको प्रैक्टिकली इस डिसीजन को लेना चाहिए। अगर आप किसी काम में काफी ज्यादा बिजी होते हो, यानी कि आपका जो प्रोफेशन है उसमें आपको ज्यादा समय देना पड़ता है, अगर आप कोई नौकरी करते हो या फिर जॉब करते हो और आपको बिल्कुल भी खाली समय नहीं होता है, ऐसे में आप होलसेल कॉन्ट्रैक्टर को काम दे सकते हो। पर वहां पर आपको उसकी क्वालिटी जरूर चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी जो है उस ठेकेदार के ऊपर होती है। तो आंख बंद करके किसी भी ठेकेदार को काम मत दीजिए, पहले उसके काम की क्वालिटी देखिए, तब जाकर ही आपको उसे काम देना है। वहीं पर अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप थोड़ा सा समय दे सकते हो और आप कुछ पैसे बचाना चाहते हो, ऐसे में आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर को जो है काम दे सकते हो और मटेरियल अपने आप से प्रोवाइड कर सकते हो। पर यहाँ पर आपको पूरी तरह से ब्लाइंडली आपके ठेकेदार के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा होता है कि कभी कभी ज्यादा मटेरियल मंगवा लिया जाता है, वेस्टेज ज्यादा होता है। तो ऐसे में आप किसी एक इंजीनियर को अपने साइट के ऊपर सुपरविजन के लिए हायर कर सकते हो, जिससे कि उनकी जो एक्सपर्टीज है वो आप अपने काम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि काम भी अच्छे क्वालिटी का होगा और आपके पैसे भी बचने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो ये 2 पॉइंट जो है वो आपको प्रैक्टिकली ध्यानपूर्वक सोच विचार करके ही लेने चाहिए। तो आप इनमें से कौन से ऑप्शन की तरफ जाना पसंद करोगे, कमेंट करके जरूर बताइए। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है ठेकेदार का चुनाव। देखिए दोस्तों, अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना चाहते हो तो वहां पर आपको उसके पहले काम की क्वालिटी देख लेनी चाहिए। उसके बाद में आपको ये भी चीज जरूर चेक कर लेनी चाहिए कि उसके रेट क्या है। मार्केट रेट के हिसाब से आपको उसे काम देना चाहिए। अगर वो मार्केट रेट से बहुत ज्यादा चार्ज ले रहा है तो आप उसे काम मत दीजिए, और बहुत कम भी ले रहा है तब भी उसको काम मत दीजिए, क्योंकि जब बहुत कम रेट में काम लिया जाता है तो अक्सर ही काम अधूरा छोड़ के ठेकेदार भाग जाते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। मार्केट रेट के हिसाब से ही आपको ठेकेदार को काम देना चाहिए। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जो कि है टाइल्स के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जब भी हम घर के अंदर टाइल लगाने के बारे में बात करते हैं तो जनरली ऐसा ट्रेंड है कि हॉल में अलग से टाइल लगाई जाती है, किचन में अलग से टाइल को लगाया जाता है
और आपका जो बेडरूम होता है वहां पर भी अलग डिजाइन की टाइल का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ट्रेंड के हिसाब से ये चीज सही है, पर जब बात आती है कॉस्टिंग की तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी आप अलग अलग डिजाइन वाली टाइल्स इस्तेमाल करने वाले हो तो वहां पर जो वेस्टेज बनेगा तो वो काफी ज्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर आपने सेम टाइल हर एक रूम में लगा दी तो अगर कहीं पर एक टाइल का पीस बच जाता है तो आप दूसरे रूम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। वैसी चीज आप अलग अलग रूम में जब अलग अलग टाइप की टाइल्स सिलेक्ट करते हो तो ये चीज करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए अगर पॉसिबल है तो आप सेम कलर की एक टाइल जो है अपने लिविंग रूम, बेडरूम और अपने किचन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको चाहिए तो 2 डिजाइन जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो पॉइंट है ये डेफिनेटली आपके पैसे बचाने में आपकी मदद कर सकता है। तो आप इस ऑप्शन के बारे में एक बार जरूर विचार कीजिए। एक डिजाइन सिलेक्ट कीजिए जो कि अच्छी भी दिखाई देगी, सभी रूम में मैच हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।